हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम लॉ। ये क्वेश्चन हमारे पास बीजीएस 1984 और 1986 में पूछा गया है। इसमें हमें बताना है जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास मुस्लिम लॉ का। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इस्लाम में लॉ का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ गॉड, मतलब जो भगवान है उसकी डायरेक्शन, जो कंसिडर किया जाता है कि वो सुप्रीम लेजिस्लेचर है जो कि रूल्स बना सकता है रेगुलेट करने के लिए ह्यूमन कंडक्ट्स, स्पिरिचुअल, मोरल और सेक्युलर। तो बेसिकली इस्लाम में जो लॉ है, जो कानून है, वो एक भगवान की डायरेक्शंस हैं जो सुप्रीम होती हैं, जो रूल्स बना सकती हैं रेगुलेट करने के लिए ह्यूमन कंडक्ट किस किस एरिया में, स्पिरिचुअल एरिया में, मोरल एरिया में और सेक्युलर एरिया में। अकॉर्डिंग टू अब्दुर रहीम, तो अब्दुर रहीम के अकॉर्डिंग जो लॉ है दैट इज़ हुक्म इज़ दैट जो इस्टेब्लिश किया गया है कम्युनिकेशन के द्वारा गॉड की तरफ से विद रेफरेंस टू मैंस एक्ट, कि मैंस की एक्ट के जो रेफरेंस में कम्युनिकेशन हुआ है गॉड के साथ। एक्सप्रेसिव वो ईदर ऑफ डिमांड या फिर इनडिफरेंस उसके पार्ट पे, या फिर मेयरली बीइंग डेक्लेरेटरी। सम ऑफ द डायरेक्शंस जो हैं वो ऑब्लिगेटरी हैं, कुछ वॉलंटरी हैं और कुछ जो है डिज़ायरेबल है। तो इंट्रोडक्शन में हमने जो बेसिस है इस्लाम का वो देखा है, जो इस्लाम में लॉ है उसका। इसमें माना गया है कि जो गॉड है उसकी तरफ से जो कम्युनिकेशन आया है वो सुप्रीम है, और यहीं से जो है हम रूल्स बनाएंगे। जो रेगुलेशन है हमारे पास ह्यूमन कंडक्ट का, कि क्या स्पिरिचुअली होना चाहिए उसको, क्या मोरली होना चाहिए, क्या सेकुलरली जो है उसके विचार होने चाहिए। इनमें से जो कुछ रूल्स हैं वो ऑब्लिगेटरी हैं, कुछ मतलब ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं फॉलो करने, कुछ वॉलंटरी हैं, मर्जी है वहाँ पे फॉलो करना, और कुछ डिज़ायरेबल हैं, मतलब अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो उसका कोई ख़ास नुकसान या पनिशमेंट नहीं है। फिर आ गया हमारे पास शरीयत। ये जो डायरेक्शंस हैं गॉड की मैन को, ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं शरीयत, जिसका मतलब है पाथ टू बी फॉलोड बाय ह्यूमन बींग्स, कि वो रास्ता जो फॉलो किया जाएगा ह्यूमन बींग्स के द्वारा। इस्लाम बिलीव करता है कि एक चीज़ जो इधर गुड, हुसन या फिर अगली, कुब हो सकती है, मतलब कोई एक चीज़ जो है या तो वो अच्छी होगी या बुरी होगी। और जो लॉ है शरीयत का वो प्रोवाइड करता है कि जो मोरली गुड है वो किया जाना चाहिए और जो मोरली अगली है वो नहीं किया जाना चाहिए। दस हम ये कह सकते हैं कि जो शरीयत है वो डिवाइन ओरिजिन का है, ये इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट है सारे के सारे जो ह्यूमन लाइफ है उसके एस्पेक्ट में। मुस्लिम लॉ जो है वो एक पर्सनल लॉ है, ये एक ब्रांच है लॉ की जो रेगुलेट करता है पर्सनल मैटर्स को एक इंडिविजुअल की। मुस्लिम लॉ जो है वो एक ब्रांच है सिविल लॉ की जो रेगुलेट करता है फैमिली मैटर्स में अगर वो मुस्लिम है। तो बेसिकली फिर आ गया हमारे पास शरीयत का कॉन्सेप्ट। शरीयत का मतलब है कि कौन सा पाथ जो है ह्यूमन बींग्स को फॉलो करना चाहिए। बेसिकली शरीयत के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो गुड होता है, एक जो होता है अगली होता है। गुड होता है वो फॉलो किया जाना चाहिए, जो अगली है वो नहीं किया जाना चाहिए। शरीयत को यहाँ पे डिवाइन ओरिजिन का माना गया है, और जो मुस्लिम लॉ है हमारे पास वो एक पर्सनल लॉ है, वो एक सिविल लॉ है जो अप्लाई होगा सिर्फ मुस्लिम्स पे। तो यहाँ पे जो पार्टी जो अफेक्ट में होगी वो हमारे पास मुस्लिम होगी। फिर आ गया हमारे पास रोल ऑफ इंडियन कोर्ट्स। ये नोट किया जाना चाहिए कि जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो अप्लाई नहीं करते हैं जो सारा का सारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है। कोर्ट्स जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं मुस्लिम लॉ सर्टेन इनेक्टमेंट्स के बेसिस पे, या ग्राउंड्स जो हैं हमारे पास जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस के। इनेक्टमेंट जो ऑथराइज करता है इंडियन कोर्ट्स को अप्लाई करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। मतलब इस इनेक्टमेंट के थ्रू जो है इंडियन कोर्ट्स अप्लाई करते हैं मुस्लिम लॉ। सेक्शन 2 जो है हमारे पास शरीयत एक्ट का, वो प्रोवाइड करता है उस केस में जहाँ पे दोनों पार्टीज़ जो हैं वो मुस्लिम्स हैं, जो रूल है डिसीजन के वो मुस्लिम लॉ के होंगे अगर वो इन्वॉल्व करता है। इंटरस्टेट सक्सेशन, मतलब सक्सेशन के केस में स्पेशल प्रॉपर्टी जो है फीमेल्स की,
थर्ड आ गया हमारे पास मैरिज, फोर्थ आ गया जो डेजोल्यूशन है मैरिज का, फिर आ गया मेंटेनेंस हमारे पास, फिर है डावर हमारे पास, फिर है गार्डियनशिप हमारे पास, फिर आ गया ट्रस्ट और ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़, और लास्ट में आ गया हमारे पास वक्फ। तो बेसिकली सेक्शन 2 जो है हमारे पास वो ये सारे जो हमारे पास टॉपिक्स हैं इनकी बात करता है। तो ये जो है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये जितने भी इनके जो डिसीजंस हैं अगर वो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी इंडियन कोर्ट में। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट होता है तो सेक्शन 2 की लाइट में अगर पार्टीज मुस्लिम्स हैं और डिस्प्यूट जो है किसी भी जो अबव मेंशन्ड मैटर्स हैं, जो हमारे पास ये 9 मैटर्स हैं, अगर इनमें से कोई एक मैटर कोर्ट के सामने आता है तो कोर्ट अप्लाई करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ। कस्टम्स और यूसेजेस जो है कॉन्ट्ररी को वो कैन नॉट बी अप्लाइड, वो अप्लाई नहीं हो सकती हैं। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास मोहम्मद यूनुस वर्सेस सैयद उन निसा 1962 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया अगर केस फॉल करता है सेक्शन 2 के अंदर तो जो कोर्ट्स हैं वो बाउंड होंगे एडमिनिस्टर करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो इसमें हमें बेसिकली क्या बोला गया है, जो हमारे पास लास्ट 3 पैराग्राफ्स हैं प्लस ये जो हमारे पास केस लॉ है, अगर पार्टीज मुस्लिम हैं और वो कोई भी जो हमने 9 टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, अगर उनमें से कोई डिस्प्यूट आता है और वो कोर्ट के पास जाता है तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ ही जो है वो यूज़ करेगी। इसमें कोई भी अपनी तरफ से या फिर कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का कुछ भी यूज़ नहीं करेगी। जो भी मुस्लिम लॉ में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास 9 कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो इनके जो टॉपिक्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर जो है डिसीजन आता है। फिर आ गया हमारे पास अडॉप्शन। जो अडॉप्शन का केस है उसमें विल्स, अडॉप्शन के केस में विल्स में और जो लेगेसीज हैं उसमें कोर्ट्स जो है वो एम्पावर्ड नहीं है अप्लाई करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्योंकि ये जो मैटर्स हैं ये मेंशन नहीं है सेक्शन 2 जो है एक्ट का। हाउ एवर सेक्शन 3 जो है एक्ट का वो प्रोवाइड करता है कि कोर्ट्स अप्लाई कर सकते हैं जो रूल्स हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के अडॉप्शन, विल्स और लेगेसीज के केस में, प्रोवाइडेड कि जो मुस्लिम है वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर करता है कि वो गवर्न होना चाहता है मुस्लिम पर्सनल लॉ से इन मैटर्स के रिस्पेक्ट में। ये जो इस तरीके का जो डिक्लेरेशन है वो दिया जा सकता है पर्सन के द्वारा जो कि पहली बात मुस्लिम है, दूसरा आ गया कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तीसरा आ गया रेजिडेंट है टेरिटरी का टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स, कि उस टेरिटरी में रहता है जहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो अप्लाई करता है। तो हमारे पास बेसिकली अडॉप्शन मैंने अलग से इसीलिए लिखा है क्योंकि बहुत बार 5 मार्क्स में आपको अलग से आता है कि कॉन्सेप्ट जो है अडॉप्शन का मुस्लिम लॉ में, तो यहाँ पे आप विल्स और लेगेसीज हटा देंगे। अदरवाइज ये जो तीनों टॉपिक्स हैं हमारे पास अडॉप्शन, विल्स और लेगेसीज, इनमें जो कोर्ट है वो एम्पावर्ड नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर कोर्ट को डिक्लेरेशन मिलती है इन 3 पार्टीज से तो जो पर्सन जो कॉम्पिटेंट है इन तीनों के अंडर, वो अगर डिक्लेयर करता है कि वो चाहता है कि उसको जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न किया जाए, तो यहाँ पे वो जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न होगा। और ये दिया गया है हमारे पास सेक्शन 3 जो है शरीयत एक्ट का, उसके अंडर। फिर आ गया हमारे पास कंक्लूजन, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मुस्लिम लॉ का, दैट इज़ फिक। फिक जो है वो सिग्निफाई करता है लॉ मॉडर्न सेंस में। मुस्लिम जुरिस्ट के अकॉर्डिंग अगर एब्सेंस होती है किसी एक डायरेक्शन की ह्यूमन एक्शंस में, जो गॉड के वर्ड्स में या ट्रेडिशंस जो है प्रॉफिट के, जो ह्यूमन रीजनिंग है डिसाइड करने में एक पॉइंट ऑफ व्यू वो नेसेसरी है। ह्यूमन इंटेलिजेंस या फिर जो नॉलेज है लॉ की, उसको टेक्निकली बोला जाता है फिक। इसका मतलब है नॉलेज अपने राइट्स की, ऑब्लिगेशंस की, जो डिड्यूस की गई हैं, जो वर्ड्स हैं गॉड के या फिर जो उसके मैसेंजर के। फिक जो है वो एक पार्ट है सेकुलर लॉ का, और जो लॉ है वो प्रॉपर है, जो अथॉरिटीज़ इन्फोर्स करती हैं रेगुलेट करने के लिए जो ह्यूमन कंडक्ट है। दस ये बोला जा सकता है कि जो पाथ है शरीयत का वो ले डाउन किया गया है गॉड के द्वारा और उसके प्रॉफिट के द्वारा। तो जो एडिफाइस है फिक का, मतलब जो बिल्डिंग है फिक की, वो इरेक्ट की गई है ह्यूमन एंड्योवर के थ्रू।
तो बेसिकली कंक्लूजन में आपको जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मुस्लिम लॉ का उसके बारे में बताया गया है कि जो हमारे पास वर्ड्स हैं गॉड के, प्लस जो हमारे पास ट्रेडिशंस हैं प्रॉफिट के, उनके साथ साथ हमें जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है या फिर जो नॉलेज है लॉ की, उसको यूज़ करके कोई भी मैटर को हमें डिसाइड करना है। बाकी जो है इस आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। ये क्वेश्चन अभी तक बीजीएस में पूछा गया है, वो भी आपका जो है 1984 और 86 में मेरे ख्याल से पूछा गया है। तो रीसेंट टाइम्स में ये क्वेश्चन कहीं भी नहीं पूछा गया है, बट इन केस पूछा जाए, क्योंकि प्योरली थियोरेटिकल है आपके पास, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो है क्या लिखना है इसमें। फिर आगे इसमें आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले हमें इंट्रो देना है, जो हमारा ओरिजिन है मुस्लिम लॉ का उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास ओरिजिन के बाद शरीयत के बारे में बताना है। फिर आ गया इंडियन कोर्ट्स का क्या रोल है इसमें, कितना वो यूज़ कर सकते हैं। फिर आ गया अगर डिस्प्यूट होता है, जो मैटर्स दिए गए हैं तो उनमें क्या होगा। उसके बाद हमने एक केस लॉ किया है। उसके बाद हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, अडॉप्शन, विल और लेगेसीज़ के केस में जो है कैसे डिसाइड होगा कोई भी मैटर। तो आपको अडॉप्शन के लिए अलग से 5 मार्कर में आता है, तो आप वो वाला टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हमने कंक्लूड किया है, कंक्लूजन में हमने बताया है कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मुस्लिम लॉ का, जिसमें इन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस और नॉलेज की बात जो है वो ऐड की है, अलॉन्ग विद द जो गॉड से कम्युनिकेशन हुआ है या फिर जो ट्रेडिशंस हैं प्रॉफिट के या उनके मैसेंजर्स के। तो आपके पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास 7 हेडिंग्स बनती हैं। तो अगर 10 में आता है, 15 मार्कर में आता है, आप पर हेडिंग आपको 2 मार्क्स भी असाइन होते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्कर में आता है, आपको थोड़ा सा कट शॉर्ट करना है। इंट्रो करेंगे आप, प्लस आप शरीयत ऐड करेंगे उसमें। वहीं पे आप इंडियन कोर्ट्स के बारे में बताएंगे, लेकिन आप जो 9 हेडिंग है वो ऐसे नहीं लिखेंगे, वो एक ही लाइन में आप ऐसे लिख सकते हैं ताकि आपका टाइम और स्पेस दोनों बचे। इसके बाद जो है डिस्प्यूट आप इसी में ऐड कर सकते हैं कि अगर डिस्प्यूट होगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ यूज़ होगा। केस लॉ आप ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि पूरे टॉपिक में एक ही केस लॉ है। इसके अलावा अडॉप्शन वाला आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो एडिशनल है। आप सीधा जो है कंक्लूड कर सकते हैं जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मुस्लिम लॉ का उसके साथ। इसमें 1-2 बातें और ध्यान रखने की ज़रूरत है जब हम मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट कम्युनिटी है। मोस्टली जो हमारे पास एक मेजॉरिटी है वो हिंदूज़ की है, और जो माइनॉरिटी है हमारे पास वो मुस्लिम्स की है। तो कोई भी टॉपिक जब हम करते हैं मुस्लिम लॉ में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कम्युनिटी है या ये जो माइनॉरिटी सेक्शन है, इनके अपने लॉज हैं, और बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं इसमें वो कैसे डिसाइड होते हैं। इनका जो अपना कम्युनिटी होता है उसी के अंदर जो बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं वो आपस में या किसी मुतावली के तहत या फिर जो मस्जिद में जो है इनके बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वहीं पे खुद मतलब डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा केसेस नहीं मिलेंगे मुस्लिम लॉ के जो कोर्ट्स में आते हैं और कोर्ट्स में डिसाइड होते हैं। कुछ हाईलाइटेड केसेस हैं आपके पास जो आपको ज़रूर याद रखने हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं इनके कम्युनिटी के हिसाब से खुद ही वो जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं जो डिस्प्यूट्स होते हैं इनके। तो आप थोड़ा सा ओपन माइंड रख के जो है इस टॉपिक्स को देखेंगे, और ये बहुत ही डिफरेंट होगा जो आप नॉर्मली लॉ पढ़ते हैं। मोस्टली हिंदू लॉ फोकस्ड होते हैं बहुत सारे स्टेट, लेकिन मुस्लिम लॉ भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें रिपीटेडली पूछे गए हैं, तो उनको आपको ध्यान से करना है। अदरवाइज़ जो है आप मुस्लिम का जो थियोरी है हमारे पास वो आपको अच्छे से पढ़नी है। केस लॉज आपको इसमें बहुत कम मिलेंगे, बट जितने भी मिलेंगे आप ट्राई कीजिए कि उनकी जो है जजमेंट्स आप निकाल के खुद से रीड कर लें। बाकी जो है इस टॉपिक में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।